जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का माजी सा एजुकेशन पर, जहां अपन पढ़ रहे हैं लैब असिस्टेंट 2023 के लिए केमिस्ट्री। दोस्तों, केमिस्ट्री की क्लास में अपन ने ऑर्बिटल का शेप पढ़ लिया था। अब उसी से एक लिंक्ड एक टॉपिक है नोड। हालांकि नोड के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन अपन कर चुके हैं कि मैंने बताया था कि एक तो होता है ऑर्बिटल, जहां पर इलेक्ट्रॉनों की पाई जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। दूसरा एक पार्ट होता है नोड, जहां पर इलेक्ट्रॉनों की पाई जाने की पॉसिबिलिटी सबसे कम, यानी कि शून्य, जीरो होती है। ठीक है, उसको कम भी नहीं बोलोगे, जीरो होती है। लेकिन आज अपन नोड के बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। नोड दो टाइप की होती है, तो उनके बारे में अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। अब ऐसे कोई मत कहना कि सर ये नोड कहीं पर हमें हमारे सिलेबस में लिखा हुआ नहीं। कुछ चीजें होती है जो लिखी हुई नहीं होती, वो लिंक होती है एक दूसरे से। ठीक है, क्योंकि जब आप शेप पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं नोड पढ़ना भी जरूरी होता है। ठीक है, क्योंकि आप एक ऑर्बिटल को पढ़ रहे हो तो ऑर्बिटल के साथ ही नोड है भाई। दो चीजें ये आते हैं। ठीक है, इसके अंदर दो पार्ट है, एक तो भरा हुआ भाग है और एक क्या है, वैकेंट भाग है, खाली भाग है। तो जब आप खाली भाग के बारे में पढ़ रहे हो तो भरा हुआ भाग भी आपको पता होना चाहिए। सेम चीज वही है। भरा हुआ भाग यानी कि कौन बताता है? इलेक्ट्रॉन बताता है। सॉरी, ये जो ऑर्बिटल है वो बताता है कि भाई ये इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ भाग है। तो नोड है वो क्या बताता है कि ये भाग खाली है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। सिंपल सी बात ये है। ठीक है, तो भले वो डायरेक्टली मेंशन आपके सिलेबस में टॉपिक नहीं है, लेकिन ये पढ़ना है आपको। ठीक है, इसकी आप टेंशन ना ले। मैं आपको जो टॉपिक जरूरी है वो सारे पढ़ाऊंगा और फालतू का एक भी नहीं पढ़ाऊंगा, ये गारंटी है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। नोड इंग्लिश हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में लिखा है, ताकि आपको इसकी बिल्कुल डेफिनेशन वगैरह पूरी समझ में आ जाए। तो एक्चुअली नोड क्या होता है? द रीजन और स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो, यानी कि नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना शून्य होती है। समझ गए? दूसरा होता है, एक चीज होती है ऑर्बिटल, SPDF। उसकी डेफिनेशन क्या होती है? उसकी परिभाषा क्या होती है? उसकी परिभाषा ये होती है कि भाई नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, वो होता है कक्षक। क्या होता है? कक्षक, ऑर्बिटल। ठीक है, तो समझ गए? तो नोड और ऑर्बिटल क्या है? एक दूसरे के उल्टे। ऑर्बिटल में तो संभावना मैक्सिमम होती है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की, नोड में जीरो। बात क्लियर? ठीक, इस पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं, इसकी डेफिनेशन में। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है ऑर्बिटल वेव फंक्शन रिप्रेजेंट बाय। अब देखो, ये ऑर्बिटल वेव फंक्शन शब्द कहां से है? पहली बात तो मैंने आपको जो कल जो क्लास हुई थी उसमें मैंने बताया था कि भाई जो ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल की व्याख्या कौन करता है? ठीक है, ऑर्बिटल का एक्सप्लेनेशन कौन देता है? श्रोडिंगर तरंग समीकरण से ही तो अपने को ऑर्बिटल के बारे में मालूम पड़ता है। तो ऑर्बिटल एक्चुअली में जो इलेक्ट्रॉन का जो वेव थ्योरी है, ठीक है, वेव थ्योरी के कारण ही अपने सामने क्या आया है? ऑर्बिटल आया। समझ गए? यानी कि जो इलेक्ट्रॉन की का जो वेव नेचर है वही शो करता है ऑर्बिटल को। समझ गए? तो जो ऑर्बिटल है उसका संबंध किससे? इलेक्ट्रॉन की वेव थ्योरी से, पार्टिकल वाली थ्योरी से नहीं। समझ गए? तो जो वेव थ्योरी है, तो वो जो वेव थ्योरी से ही अपने को मालूम पड़ता है कि भाई कक्षक नाम की भी कोई चीज होती है, ऑर्बिटल नाम की भी कोई चीज होती है। कहां से मालूम पड़ा अपने को? श्रोडिंगर तरंग समीकरण। उसने तो बताया था कि भाई कक्षक वो है जहां पर इलेक्ट्रॉन पाई जाने की संभावना सबसे ज्यादा होगी, पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। साई स्क्वायर एक वैल्यू देखी थी अपने से, साई स्क्वायर ये वाला। ठीक है, इसका मान जहां मैक्सिमम होगा वहां पे इलेक्ट्रॉनों की पाई जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा। तो वो कहां पे होता है? ऑर्बिटल के लिए। ठीक है, तो ऑर्बिटल का संबंध किससे है? वेव नेचर से। किससे है? वेव नेचर से। समझ गए? तरंग प्रकृति। ठीक है, और मैंने ये सवाल भी पूछा एक। ठीक है, आपके जो क्यूज में मैं सवाल पूछता रहूंगा उसमें मैंने ये सवाल भी पूछ लिया। ठीक है, चलिए तो एक्चुअली में है क्या कि जो ऑर्बिटल है ना, ऑर्बिटल वेव फंक्शन, ऑर्बिटल क्या खुद अपने आप में एक वेव फंक्शन है। ठीक है, ऑर्बिटल खुद क्या अपने आप में एक वेव फंक्शन। तो इसको दो वेव फंक्शन के गुणा से शो किया जाता है। दो वेव फंक्शन का गुणा। कौन कौन से वेव फंक्शन? रेडियल और एंगुलर। यानी जो ऑर्बिटल है, अगर ऑर्बिटल वेव फंक्शन की बात करें, ऑर्बिटल वेव फंक्शन की बात करें तो किसका किसका गुणा है? रेडियल वेव फंक्शन और एंगुलर वेव फंक्शन, इन दोनों के गुणा से शो किया जाता है ऑर्बिटल वेव फंक्शन। ठीक है, तो अब देखो, और जो नोड क्या होती है? नोड वह बिंदु है जहां से
ये जो वेव फंक्शन है वो शून्य से गुजरता है, यानी जीरो से पास होता है। लेकिन नॉड इज ए पॉइंट वेयर ए वेव फंक्शन पासेस थ्रू जीरो। बात समझ गए? कहने का मतलब ये है कि भाई एक ऑर्बिटल क्या है? वेव फंक्शन। क्योंकि ऑर्बिटल आता ही कहां से है? वेव थ्योरी से आता है। ठीक है, तो ऑर्बिटल अपने में क्या है? वेव फंक्शन है, एक मैथमेटिकल फंक्शन है एक्चुअली में। ठीक है, ऑर्बिटल क्या है? मैथमेटिकल फंक्शन है, वेव फंक्शन है, जो कि दो फंक्शन का गुणा है। ठीक है, दो फंक्शनों का मल्टीप्लाई। कौन कौन से फंक्शन? रेडियल वेव फंक्शन एंड एंगुलर वेव फंक्शन। रेडियल वेव फंक्शन और एंगुलर वेव फंक्शन। ठीक है, तो अब नोड क्या होती है? तो नोड वो चीज होती है जहां से ये वेव फंक्शन जीरो से पास होते हैं, यानी कि जहां से ये वेव फंक्शन शून्य से गुजरता है, वो होता है नोड। तो अब यहां से एक बात समझ में आ गई कि अपन क्या बोलेंगे कि नोड कितने टाइप की होगी? नोड होगी दो टाइप की, रेडियल और एंगुलर। नोड होगी दो टाइप की। कौन कौन सी? रेडियल और एंगुलर। इनके बारे में अपन पढ़ते हैं। इनको कुछ फॉर्मूले भी होते हैं कि भाई रेडियल बहुत सिंपल है फॉर्मूले। अगर मैं बताता ना कि भाई ये फॉर्मूले याद कर लो तो बहुत सिंपल है, और वैसे भी आपको उसी टाइप से फॉर्मूला टाइप भी सवाल मोस्टली पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी कोई सवाल ऐसा वैसा पूछ लिया तो चीज को समझना जरूरी है। समझ गए आप? मतलब बचपन से ही होता है ना, आपको बहुत सारे आपके सीनियर जो होंगे आप पूछते होंगे, जब जब आपने खास तौर पे 10th पास करके जब 11th में आते हो ना, साइंस लेते हो। ठीक है, फिर जब बात होती है कॉन्सेप्ट की, सब बात करते हैं आप कि आपके सीनियर मतलब जिनको खुद के कभी कोई पता नहीं, वो भी आपको ज्ञान देंगे, अरे कॉन्सेप्ट अच्छे रखो, कॉन्सेप्ट समझो। उनको खुद को पता नहीं कि कॉन्सेप्ट होता क्या है। सिंपल सी बात है, कॉन्सेप्ट होता क्या है। अब आप में से भी कितने को पता है कॉन्सेप्ट क्या चीज होती है? मेरे को बता दो, मेरे को कमेंट करके बताना कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। कॉन्सेप्ट क्या होता है बताना, मैं बताऊं। देखो सिंपल सी बात है, कॉन्सेप्ट क्या है। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अपन ने कल एक फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, रूट ऑफ n प्लस 2, चुंबकीय आघूर्ण का, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक, तो एक्चुअली कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हुआ कि एक तो हुआ सिंपल सा याद करना। ठीक है भाई, आपके पास दिमाग है, आपने याद कर लिया मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला रूट ऑफ n प्लस 2। अब इसको कॉन्सेप्ट के साथ याद करना मतलब क्या हुआ? कॉन्सेप्ट के साथ याद करना मतलब कि भाई रूट ऑफ n प्लस 2 है, व्हाट इज द n? समझ गए? व्हाट इज द n? इसको भी समझना जरूरी है। ये n क्या है? n क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, नॉन पेड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ नॉन पेड इलेक्ट्रॉन। तो सारी चीज को मतलब उसका सब कुछ आपके उसके बारे में आपको A to Z पता होना चाहिए। समझ गए कि हाँ n इसमें ये चीज है। कोई भी फॉर्मूला ले लो मैथ्स का या फिर फिजिक्स का, जहां पे आपको समझ बताना चाहिए ये T सिंबल है तो T सिंबल का मतलब क्या है, M सिंबल है तो M सिंबल किसको शो कर रहा है। फॉर्मूले में बहुत सारे सिंबल आते हैं। ठीक है, अब जैसे कि अपन जब ये इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो ये आएगा Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। ठीक है, अब बहुत सारी जगह क्या आ जाता है, बहुत जने इसको ऐसे लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर। अब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं भाई, कोई तो लिखता है एप्सिलॉन लिखता है, कोई लिखता है एप्सिलॉन नॉट लिखता है, कोई लिखता है कापा लिखता है, के कापा, कोई कापा नॉट लिखता है। तो याद करने वाले क्या हो जाएंगे, इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, और जो कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे ना उनको कभी कोई दिक्कत नहीं। कॉन्सेप्ट मतलब ये समझना कि वो एप्सिलॉन नॉट लिखा है तो उसने क्यों लिखा है, लिखा हुआ गलत नहीं है। ठीक है, इसने ओनली एप्सिलॉन लिखा तो क्यों लिखा है, वो भी लिखा हुआ गलत नहीं, वो भी सही है। जो एप्सिलॉन नॉट लिखेगा वो भी सही है, एप्सिलॉन लिखे वो भी, लेकिन कंडीशन मैटर। कंडीशन एप्सिलॉन नॉट लिखना कब है, जब निर्वात हो। एप्सिलॉन कब लिखना है, जब कुछ माध्यम आए, मीडियम आए। जब अपन इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तब सब चीज समझेंगे फिजिक्स में। ठीक है, हालांकि ये टॉपिक में केमिस्ट्री में स्टार्ट कर दिया, लेकिन कहने का मतलब ये कि कॉन्सेप्ट चीज वो होती है। समझ गए, एक एक पॉइंट को समझना। तो इसीलिए मैं चाहता था इनके फॉर्मूले आपको बता के छोड़ देता कि भाई फॉर्मूले तो बहुत सिंपल है इनके। ठीक है, एक का फॉर्मूला है n - l - 1 और एक का सिर्फ l है, लेकिन टॉपिक इतना सा नहीं, थोड़ा सा समझना जरूरी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इसमें आगे। कॉन्सेप्ट के साथ हमने को पढ़ना है, फिर उसके बाद सारी चीजें आसान हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों अपन ने बात करी कि एक्चुअली में तो नोड्स होती है, कितने टाइप की होती है, दो टाइप की, दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? रेडियल नोड और एंगुलर नोड। रेडियल नोड और एंगुलर नोड। ठीक, देखो रेडियल नोड क्या होती है? रेडियल नोड होती है स्फेरिकल सरफेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो। स्फेरिकल सरफेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो। लेकिन नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र, एक तो तुमको पता नोड क्या होता है,
फिर नाभिक के चारों तरफ और का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की पॉसिबिलिटी, संभावना 0 होती है। लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या है रेडियल की, रेडियल नोड की, नाभिक के चारों ओर का वह गोलाकार क्षेत्र, स्पेरिकल, ठीक है, वह गोलाकार क्षेत्र, गोलाकार बोल रहा हूं, वृत्ताकार नहीं देना, गोलाकार यानी कि ऐसे पूरा गोला टाइप, गोलाकार क्षेत्र, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पानी का जो मटका होता है ना, इसके ऊपर का जो एरिया देख लो सरफेस, वो क्या है गोलाकार है, वो सरफेस क्या गोलाकार। तो इस टाइप का सरफेस वो एरिया होता है जहां पे इलेक्ट्रॉनों की पाई जाने की पॉसिबिलिटी क्या होती है 0 होती है, उसको बोलते हैं रेडियल नोड, संभावना 0 होती है, उसको बोलते हैं रेडियल नोड। क्या होती है रेडियल नोड। मैंने आपको बताया था जब अपन ने एस जो ऑर्बिटल है उसका शेप पढ़ा था, उसकी आकृति पढ़ी थी, तो मैंने बताया था कि इसमें रेडियल नोड होती है, मैंने एक लाइन लिखवाई थी वहां पे, देख लो भले। तो चूंकि एस क्या होता है गोलाकार होता है, स्फेरिकल होता है, और उसमें एक पार्ट ऐसा भी आता है जहां पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, उसको नोड बोलते थे। एक्चुअली में वो नोड तो है ही है, लेकिन वो कौन सी नोड है इस, ये मतलब क्या बोलते हैं रेडियल नोड है, ठीक है। वो नोड कौन सी है रेडियल नोड, जो मैंने आपको एस वाले ऑर्बिटल में एक नोड बताई थी, न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के बाद एक नोड आती है, फिर से वो क्षेत्र आता है जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यानी कि ऑर्बिटल वाला एरिया, फिर से वो ऐसे हो जाता है। तो यानी कि जहां पे मैंने नोड के बारे में बात की थी कि भी एन का मान बढ़ रहा था, नोड की संख्या बढ़ रही है, ठीक है। तो वहां पे वो नोड कौन सी है एक्चुअली में, वो कौन सी नोड है रेडियल नोड है। कौन सी है रेडियल, क्योंकि स्पेरिकल वाला क्षेत्र, ठीक है। लेकिन नाभिक के चारों ओर का वह गोलाकार क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना 0 होती है। दूसरा होता है एंगुलर नोड। एंगुलर नोड यानी कि एक्चुअली अब गोलाकार नहीं होगा, एक समतल, एक तल होगा, ठीक है। नाभिक के चारों ओर का वह तल, ये क्षेत्र तल यानी कि मतलब एक बोर्ड है ना, ये तल है, ठीक है, बोर्ड है, ये तल है, ठीक है। अब मेरे पास ये कोई नोट है, ठीक है, ये समझ लो ये कोई नोट है, ठीक है। ये नोट एक्चुअली में क्या है एक तल है, जिसको कहते हैं तल को, तो इस टाइप का तल बीच में आएगा, ठीक है, जहां पर उस पूरे तल में इलेक्ट्रॉनों की पाई जाने की पॉसिबिलिटी क्या होगी 0 होगी, ठीक है। यानी कि इसमें तो क्या होगा समतल सा ऐसा कोई पार्ट होगा जहां पे इलेक्ट्रॉनों की पाई जाने की पॉसिबिलिटी 0, जबकि इसमें गोलाकार जैसा पार्ट होगा जहां पे इलेक्ट्रॉनों की पाई जाने की पॉसिबिलिटी 0। समझ गए। तो रेडियल यानी कि जिसमें कोई रेडियस आएगी, समझ गए कहने का मतलब गोलाकार टाइप का। और ये एंगुलर जहां पे तल होगा, बात क्लियर, तल को शो करेगा, ठीक है, ऐसा, और ये एंगुलर गोलाकार टाइप ऐसा, ठीक है, बात क्लियर। तो ये 2 प्रकार की नोड होती है, रेडियल नोड और एंगुलर नोड। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपके आइडियाज और क्लियर होते जाएंगे। अब देखिए रेडियल नोड और एंगुलर नोड को अलग अलग पढ़े उससे पहले थोड़े बहुत इनके नाम को लेकर बहुत बार कंफ्यूजन रहता है। होता क्या है कि बहुत सारी जगह अलग अलग नाम लिखे हुए होते हैं, ठीक है। तुमने सारे नाम आपके सामने लाके रख दिए हैं, ठीक है। अब देख लेना किसको क्या बोला जाता है, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, नोड 2 टाइप की होती है, रेडियल और एंगुलर। अब एक्चुअली इस रेडियल नोड को नोडल रीजन भी बोलते हैं, एक नाम ये भी है रेडियल नोड, दूसरा नाम क्या है नोडल रीजन, बहुत बार नोडल सरफेस भी बोलते हैं, और इन तीनों को हिंदी में क्या बोलते हैं वो भी मैंने आपको लिख दिया है, ठीक है, तो ताकि आप कंफ्यूजन नहीं रहे कहीं से भी। इसी प्रकार जो एंगुलर नोड होती है, देखो यहाँ पे कोणीय नोड, इसको नोडीय तल, कोणीय नोड भी बोलते हैं, नोडीय तल भी बोलते हैं, इसलिए थोड़ा सा ये इनको पता रखना कि क्या क्या बोलते हैं, ठीक है। बाकी मतलब फिर भी कोई दूसरा याद रखो ना रखो, एटलीस्ट आपको इतना तो पता नहीं कि भाई रेडियल नोड और एंगुलर नोड 2 होती है, ठीक है। और इसको बोलते हैं नोडीय तल, बहुत बार इसके लिए नोडीय तल शब्द कोणीय नोड की जगह नोडीय तल शब्द बहुत बार काम में लिया जाता है, ठीक है। ये जो 3 शब्द है ना ये बहुत बार काम में आते हैं, एक तो ये वाला, ये वाला और एक ये वाला, ये बहुत ज्यादा काम में आते हैं। यानी इसको तो बोलेंगे रेडियल नोड, मोस्टली रेडियल नोड ही आता है, ठीक है। ये वर्ड बहुत कम काम में लिए जाते हैं, जबकि इसको बहुत बार एंगुलर नोड भी बोलते हैं, कोणीय नोड भी बोलते हैं और नोडीय तल भी बोलते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी बहुत बार नोडल क्षेत्र भी लिख के दे दे आपको, नोडल रीजन, तो भी वो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो यानी कि इन 3 नाम है, इसको 3 नाम दे सकते, रेडियल नोड, नोडल रीजन, नोडल सरफेस, तीनों को हिंदी में क्या क्या बोल सकते हैं वही मैंने आपको लिख दिया। इसको जो सरफेस है तो इसको नोडल पृष्ठ या नोडल सतह, दोनों शब्द आते हैं बहुत बार, ठीक है। तो ये थोड़े नाम को लेकर आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने आपके सामने सारे नाम लाके रख दिए, ठीक है। बाकी इतना तो आपको पता होना चाहिए, ये मत भूलना, ठीक है। या फिर ये भी बहुत बार, ये भी नोडल
क्षेत्र रीजन थोड़ा कम है, फिर भी ये भी आता है बहुत कम। ये बहुत रेयर देखने को मिला है कि किसी ने काम में लिया है इस शब्द को, ठीक है। बाकी फिर भी आपको पता रखना ही है। तो इसके ये दो नाम याद रख लेना, ठीक है, यानी कि नोडल पृष्ठ और सतह, और इसका नोडीय तल। बाकी तो रेडियल और एंगुलर ये तो आपको पता होगा ही, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसका दूसरा नाम क्या है? नोडल सरफेस, यानी कि नोडल पृष्ठ या सतह। इसका दूसरा नाम नोडल जो प्लान्स है, नोडल प्लान्स, नोडीय तल, ठीक है। और क्लियर, ये थोड़ा सा पता रखना, ताकि बहुत बार क्या होता है इनकी वजह से सिंपल सा सवाल गलत हो जाता है। बहुत बार आपको पता होता है कि एंगुलर नोड क्या होता है, लेकिन नाम दे दिया नोडीय तल, ठीक है भाई। कोनी नोड के बारे में आपको पता है, लेकिन एग्जाम में आ गया नोडीय तल, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे यार। पता होते हुए भी सिर्फ एक नाम के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहने की वजह से सवाल गलत हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है। जो भी चीजें मैंने बताया ना, जो भी डाउटफुल चीज रहेगी ना, जो भी के मतलब डाउट पैदा करने वाली सारी चीज मैं आपके सामने लाके रखूंगा। क्या क्या डाउट बन सकता है और उसका सॉल्यूशन भी मैं खुद ही बताऊंगा। बात क्लियर? भले आपके माइंड में आए ना आए, मैं आपको ये बताओ भी दूंगा कि इससे क्या डाउट बन सकता है, इसके बारे में क्या और सोचा जा सकता है और उसका सॉल्यूशन क्या है, सब कुछ मैं आपको बताते रहूंगा। और फिक्र मत करो, आपके लिए मैं स्पून फीडिंग कर रहा हूँ। बस आपको क्या करना है, एक काम करना है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको रिवाइज करते जाना बस। ऐसा नहीं क्योंकि अभी मैं पढ़ा रहा हूँ मजा आएगा, आपको सब समझ में आएगा, अच्छे से लिख लोगे, लेकिन उसको 7 दिन के बाद फिर से रिवाइज करना है। समझ गए? बस रिवाइज करते रहो, जो पढ़ाया उसको विद इन 7 दिन में एक बार। और रिवाइज में ऐसा है, जब आप पहली बार रिवाइज करोगे तो हो सकता थोड़ा सा टाइम लगे, दूसरी बार में फिर तो ऐसा हो जाएगा कि एक बार देख लोगे फिर माइंड में छप जाएगा, बस ऐसा हो जाएगा। फिर जितनी बार रिवीजन करोगे ना, उतनी बार मतलब रिवीजन आपका जल्दी से होगा। पहली बार को थोड़ा टाइम लगेगा, दूसरी में और फास्ट होगा, और फास्ट। एग्जाम टाइम में अगर ऐसे करते थे ना, एग्जाम टाइम में ऐसा हो जाएगा कि मतलब विद इन 10 डेज में आप सारा रिवीजन कर दोगे, सभी सब्जेक्ट का एक साथ, ठीक है। ये होती है रिवीजन की पावर। नहीं तो क्या होता है, आप सारा पढ़ते हो फिर एग्जाम के आखिरी के 20 दिन पहले फिर बैठते हो रिवीजन करने, तो फिर ऐसा लगता है कि मतलब कुछ पढ़ा ही नहीं है, जीरो से स्टार्ट कर रहे हो। तो ऐसा नहीं करना, बैक टू बैक रिवीजन करना है आपको। क्लियर? अब देखो, हाँ एक बात मैं आपको बताना भूल गया था शायद, आपने देखा होगा कि अपन ने जो शेप पढ़ा था, एस पी और डी के शेप पढ़े थे। एस में सिर्फ एस ही था, पी में अपन ने क्या पढ़ा था, पी एक्स पढ़ा था, पी वाई पढ़ा था, पी जेड पढ़ा था, ठीक है। और डी में क्या पढ़ा था, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये पढ़े अपन ने। तो एक्चुअली में मैं बताना क्या चाहता हूं, आपको पता है कि एक्चुअली में जो 1s तो होता है, 1s होता है, लेकिन 1p नहीं होता। तो चूंकि ये px py pz नहीं हो गया, एक्चुअली में अपन ये रियल में अगर बोलो तो ये 2px 2py 2pz है। क्यों? क्योंकि 1p तो कोई होता ही नहीं है, ठीक है। तो यानी जो अपन शेप पढ़े हैं ना, वो अपन ने किसके पढ़े हैं, 2px के 2py 2pz के पढ़े, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं आपको आइडिया क्लियर कर दूं, कुछ भी कंफ्यूजन आपको नहीं रहना चाहिए। उसी प्रकार डी की बात करें तो एक्चुअली में, क्योंकि आपको पता है कि 2d भी नहीं होता, ठीक है, 2d भी नहीं होता, डी कहां से स्टार्ट होता है, 3 से। ये एक्चुअली में 3dxy 3dy ये समझ गए, इनकी सभी आगे 3 लगा सकते हो, ठीक है ना। कारण क्या है, क्योंकि 1d और 2d ऑर्बिटल होते नहीं है, 1p नहीं होता, ठीक है। ये नहीं होते ना सारे, 1p नहीं होता, ठीक है, 1d 2d नहीं होता, फिर 1f 2f 3f नहीं होता, ये सारे नहीं होते, ठीक है। तो इसलिए जो ये डायग्राम अपन ने पढ़े वो एक्चुअली में 2px 2py 2pz के, हालांकि कोई बताता नहीं है इतना डिटेल में आपको, ठीक है, मैं बता रहा हूं, ध्यान रखना, ये 2px 2py 2pz के है, तो डायग्राम अपन ने पढ़े। उसी प्रकार डी वाले जो पढ़े वो 3dxy 3dyz 3dzx, ये 3 वाले। क्यों? क्योंकि भाई 2 तो होता ही नहीं है, 1 भी होता ही नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ dxy लिखा हुआ मतलब कोई नहीं, मतलब 1 है, नहीं, 1 बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर ये 3 है, ठीक है। क्योंकि dxy डी स्टैटिक कहां से होता है, 3 से, पी स्टैटिक कहां से होता है, 2 से, लेकिन एस तो कहां से स्टार्ट होता है, 1 से। तो एस के लिए तो आप एस बोलो या 1s बोलो, बात एक ही है, ठीक है। क्लियर? चलिए, तो अब पढ़ेंगे अपन रेडियल नॉड, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। अब देखिए, अब पढ़ते हैं थोड़ा सा डिटेल में रेडियल नॉड के बारे में। इसमें फॉर्मूला भी आएगा, उसके बारे में बात करेंगे, और कुछ एग्जाम्पल भी है कि भाई रेडियल नॉड की संख्या कैसे ज्ञात करनी है, उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। तो देखो, रेडियल नॉड क्या होता है, गोलाकार सतही क्षेत्र, यानी कि स्फेरिकल सरफेस रीजन, ठीक है, स्फेरिकल होगा, गोलाकार होगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक। यह मुख्य क्वांटम संख्या n और द्विकंशी क्वांटम संख्या l पर निर्भर करता है, ठीक है। मुख्य क्वांटम संख्या n द्विकंशी क्वांटम संख्या पर निर्भर करता है, एजीमुथ, ठीक है।
यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो n व l पर डिपेंडेड है, ठीक है, डिपेंड करती है। यानी कि जो रेडियल नोड होगी उसका मान कैसे निकालोगे, n मुख्य क्वांटम संख्या माइनस द्विकंसी क्वांटम संख्या -1, n माइनस l माइनस 1, n माइनस l माइनस 1, ठीक है, बात क्लियर। चलिए अब आपको जो दिए गए जो ऑर्बिटल है, एग्जाम में सीधे से सवाल आ जाएगा कि भाई 3D में कितनी रेडियल नोड है, ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला अप्लाई करना है n माइनस l माइनस 1। तो अब अपन देखते हैं कि भाई 1s 2s 2p 3s ये आपको कुछ ऑर्बिटल दिए हुए हैं, इनमें आपको निकालना है रेडियल नोड। तो पहले बात करते हैं 1s की। तो 1 दिया हुआ है, यानी कि n का मान कितना होगा, 1, ठीक है। अब किसका मान l, तो s के लिए l का मान क्या होता है, 0, ठीक है, -1, ये देखो कितना हो गया, ये हो गया 1 -0 -1, यानी कि ये क्या हो गया 0। तो आपको पता है 1s में कोई नोड थी नहीं, अपन ने जब डायग्राम पढ़ा था s का शेप पढ़ा था तब उसमें कोई नोड नहीं थी नहीं ना, ठीक है। तो इसलिए क्यों नहीं थी, क्योंकि यहाँ देखो 0 आ रहा फॉर्मूले से भी। 2s में देखो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, बाकी जो l का मान तो सेम रहेगा, 0 -1 यानी कि 1, ठीक है, ये हो जाएगा। यानी कि जो 2s है, 2s में मान कितना आ जाएगा 1, 2s में क्या होगी, 2s में आपके पास एक नोड आ जाएगी, ठीक है। उसी प्रकार देखोगे आप 2p के लिए, जब 2p के लिए देखोगे तो 2p के लिए l का मान कितना होता है 1 -1 बराबर क्या होता है 0, ठीक है, इसमें 0, ठीक। अब बात करते हैं किसकी, इस 3s की। तो 3s के लिए देखोगे तो 3s के लिए 3 -0 -1 कितना आया 2 आया। तो आपने देखा था अपन तीनों डायग्राम पढ़े थे, 1s के भी पढ़ा था, 2s का भी पढ़ा था और 3s का भी पढ़ा था, ठीक है। 1s 2s और 3s तीनों का ही अपन ने डायग्राम पढ़ा था। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं 3p के लिए। 3p के लिए देखोगे तो 3p के लिए क्या हो जाएगा, l का मान 1 -1 है ये, ठीक है, कितना हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 1, 3 -1 -1 कितना हो जाएगा 1। 3d के लिए देखो, 3d के लिए कितना होता है 2, d के लिए 2 और -1, l का मान d के लिए 2 होता है ना, ये 0 हो जाएगा। उसी प्रकार 4s के लिए देखो, 4 -0 -1 कितना हो जाएगा 3, 4 -0 -1 3, इसके लिए 4 -1 -1 कितना हो जाएगा 2, और d के केस में देखो 4 -2 -1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 4 -2 कितना हो जाएगा 1। अब देखो, अब एक्चुअली में मैं आपके सारे तार खोल के रख देता हूं कि भाई देखो रेडियल नोड यानी कि क्या, गोलाकार क्षेत्र, ठीक है। तो आपको पता है कि अपन ने जो S वाले जो शेप पढ़े थे, डायग्राम पढ़े थे, उसमें मैंने आपको बताया भी था कि 1s में तो कोई नोड नहीं बन रही थी, 1s तो सिर्फ कैसा बन रहा था, ऐसा बन रहा था, ठीक है। फिर जब 2s का देखा था तो 2s ऐसा बन रहा था कुछ, ठीक है, जहां पे ये क्षेत्र और ये कुछ बीच में खाली क्षेत्र आ रहा था, 2s में एक नोड बन रही थी, ठीक है, 2s में एक नोड बन रही थी ये बीच वाली। तो देखो 1s में 0, 2s में एक नोड आ रही है, ठीक है, फिर 3s में कितनी थी, वहां पे 2 थी, तो इसी प्रकार 4s में कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो s वाले में तो कोई दिक्कत नहीं, क्यों, क्योंकि s वाले का शेप क्या था, गोलाकार था, s वाले का शेप गोलाकार था, तो साफ बात है आपके पास गोलाकार क्षेत्र आ गया। अब आपके दिमाग में ये आ रहा हुआ है सर जो p एंड d वाले हैं उनमें तो कोई गोलाकार भाग ही नहीं था, हमने तो कोई ऐसा डायग्राम देखा ही नहीं जिसमें कोई गोलाकार भाग था। तो देखो आपने p का कौन सा डायग्राम पढ़ा था, 2p वाला, कौन सा पढ़ा था 2p वाला, आपने 3p वाला नहीं पढ़ा। तो 2p वाले में तो आपको दिखा ही नहीं, क्या 2p वाले में कोई गोलाकार शेप था, नहीं था। 2p वाले में सब कैसे थे, ऐसे थे, ऐसे ऐसे, ठीक है, और z वाले में ऐसे, ठीक है, बाहर निकला हुआ, उसमें तो कोई गोलाकार शेप था ही नहीं। तो गोलाकार शेप ही नहीं था तो जो गोलाकार क्षेत्र कहां से आएगा, और फिर रेडियल नोड इसमें तो होगी नहीं। तो साफ बात है 2p में कोई रेडियल नोड नहीं होगी, देखो 2p में कोई रेडियल नोड नहीं होगी। लेकिन आपने यहां पे देखा कि 3p में रेडियल नोड है, 1 निकल के आई है, 4p में रेडियल नोड है, 2 निकल के आई, क्यों, कहां से आई,
क्योंकि इनका डायग्राम है आगे और वो अपन नहीं पढ़े, अपने को पढ़ना भी नहीं है, ठीक है। लेकिन इनके डायग्राम में आगे जाके कहीं ना कहीं गोलाकार शेप बनता है, इसीलिए ये 1 निकल के आया। इसी प्रकार 4p का भी डायग्राम होता है, उनमें भी कहीं ना कहीं गोलाकार शेप बनता है, ठीक है। तो इसलिए उसमें 2 आ गई। अपन ने जो डायग्राम पढ़ा है वो सिर्फ क्या पढ़ा है, 2p का पढ़ा है, और उसमें अपने को कहीं भी गोलाकार भाग नहीं देखा, सब बात है ही नहीं, दिखेगा कहां से, तो रेडियल नॉट भी कहां से होगी, रेडियल नॉट भी नहीं होगी, रेडियल नॉट भी क्या होगी, 0 होगी, देखो तो 0 ही तो है। उसी प्रकार आप डी का देखोगे तो डी में भी अपन ने जो पढ़ा है वो सिर्फ 3D का पढ़ा है, और इस 3D में कहीं पर भी गोलाकार पार्ट नहीं बन रहा था, ठीक है। उस 3D में कहीं पर भी गोलाकार पार्ट नहीं बन रहा था, तो सब बात है गोलाकार नोड, ये जो रेडियल नोड क्या होगी, 0 होगी। लेकिन अपन ने 4D वाला तो डायग्राम नहीं पढ़ा, क्योंकि डायग्राम पढ़ते या कि डायग्राम देखा होता तो देखोगे तो मालूम पड़ेगा कि उसमें एक है गोलाकार शेप बन रहा है, तभी जाके ये गोलाकार नोड के बारे में यानी कि रेडियल नोड के बारे में बता रहा है कि उसमें एक रेडियल नोड होती है, समझ गए। आप ये मत सोचना कि सर मेरे को दिख नहीं रहा था, मतलब ठीक है, या फिर मेरे को कुछ फील ही नहीं आ रहा है कि गोलाकार नोड कहाँ होगी इस 3 के, एस वाले में तो फील आ रहा है कि इसमें गोलाकार नोड होगी, ठीक है, रेडियल नोड होगी, ठीक है, एस वाले में तो फील आ रहा है, लेकिन वो फील आपको पी एंड डी में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि आपने सिर्फ डायग्राम किसका देखा है, 2p का देखा है, यहाँ पर 3D का दिख रहा है, इनके आगे वाले देखे ही नहीं, और जो नहीं देखे उनमें तो है ही नहीं, तो फॉर्मूले से भी अपने वही आ रहा है कि नहीं है। बात क्लियर, तो आपको उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें क्लियर होगी, ठीक है। जो एस वाले हैं उसमें अपने को रेडियल नोड के बारे में सीधी सीधी डायग्राम देख के ही जानकारी मिल रही है, लेकिन पी एंड डी में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन क्यों है, क्योंकि अपने सिर्फ डायग्राम पी के लिए 2p का पढ़ा है और डी के लिए सिर्फ 3D का पढ़ा है, ठीक है। तो 2p का पढ़ा है तो उसमें कोई भी गोलाकार आकार नहीं था, आकृति थी नहीं, तो उसमें रेडियल नोड होगी नहीं, तो देखो फॉर्मूले से भी वही आ रहा है, फॉर्मूले से भी वही आ रहा है। उसी प्रकार आपने कोई 3D में भी कोई भी गोलाकार भाग नहीं देखा, गोलाकार शेप नहीं देखा, तो उसमें गोलाकार नोड यानी कि जो रेडियल नोड है वो नहीं होगी, तो यानी कि इसका मान भी है 0। लेकिन आगे हो सकता है, 3D के लिए नहीं है लेकिन 4D के लिए है 1 है, ठीक है। तो इसमें वो कहीं ना कहीं जब 4D का डायग्राम बनता है आगे तो वो गोलाकार क्षेत्र बनता है, ठीक है। हालांकि अपने को 4D के डायग्राम वगैरह नहीं पढ़ने, ठीक है, हाँ, और आपने कभी देखे भी नहीं होंगे, सीधी सी बात है। चलिए, तो यहां पर होता है खत्म अपना ये रेडियल नोड, बस इतना सा है रेडियल नोड, बात क्लियर, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं एंगुलर नोड। रेडियल नोड समझ में आ गया, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, ये आ गया, फिर उसके बाद काम हो गया बस। एंगुलर नोड तो कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है। चलिए, और इन सभी के डायग्राम मैं आपके सामने शेयर कर दूंगा, ठीक है, वो आप देख लेना, ठीक। चलिए, इसमें भी जैसे कि इसमें तो जो डायग्राम मतलब वही शेयर करेंगे जो अपने देखे, एक्चुअली मैंने भी कौन कौन से देखे, इस एस के लिए 1s 2s 3s, इसके लिए तो अपन 4s का भी बना सकते हैं, ऐसे ही तो बनाना है, ठीक है। और जो अपन ने पी के लिए 2p वाले देखे और डी के लिए 3D वाले देखे, तो उन डायग्राम को देख के अपने जो जो दिख रहा है वो मैं आपको बता दूंगा, आपके साथ स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलिए अब देखिए बात करते हैं एंगुलर नोड की, कोणीय नोड की, ठीक है। कोणीय नोड मतलब किस प्रकार का क्षेत्र होगा, तल होगा, एक समतल टाइप का होगा, कैसा होगा, तल टाइप का क्षेत्र, जहां पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की पॉसिबिलिटी क्या होती है, 0 होती है, 0 होती है। इसका मान केवल द्विगंशी यानी कि एजीमुथल क्वांटम संख्या पर निर्भर करता है, इसका मान केवल और केवल एजीमुथल क्वांटम संख्या पर निर्भर करता है। अब याद करो, जब मैंने आपको एजीमुथल क्वांटम नंबर पढ़ाया था तब उस टाइम मैंने लिखवाया था कि एजीमुथल क्वांटम नंबर को एंगुलर क्वांटम नंबर या कोणीय क्वांटम संख्या भी बोलते हैं। क्लियर, बात समझ में आई ना। तो ऐसा क्यों बोलते थे, एजीमुथल क्वांटम नंबर को एंगुलर क्वांटम नंबर या फिर द्विगंशी क्वांटम संख्या को कोणीय क्वांटम संख्या क्यों बोलते थे, कारण यही है, क्यों, क्योंकि ये कोणीय नोड को शो करता है। कोणीय क्वांटम नंबर या फिर जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, द्विगंशी क्वांटम नंबर है, वो क्या शो करता है, कोणीय नोड को शो करता है। जो द्विगंशी क्वांटम संख्या है वो किसको शो करती है, कोणीय नोड की संख्या को, यानी कि जो एंगुलर नोड की वैल्यू कितनी होगी, एल के बराबर, बस इसीलिए इसको अपन कोणीय नोड बोलते हैं, ठीक है। सॉरी, इसको अपन कोणीय नोड, और जो अपन एजीमुथल नंबर है क्वांटम नंबर उसको अपन एंगुलर क्वांटम नंबर बोलते हैं, द्विगंशी यानी कि कोणीय, ठीक है। मैंने लिखवाया हुआ देखना, जब मैंने एजीमुथल क्वांटम नंबर पढ़ाया था तब मैंने आपको अच्छे से लिखवाया था कि इसको
एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। इस द्विगंशी को कोणीय क्वांटम संख्या भी बोलते हैं। देख लेना पीछे मैंने लिखवाया होगा ठीक है। तो क्यों लिखवाते थे? क्योंकि ये जो द्विगंशी है या जो एजीमुथल है वो किसको शो करता है? एंगुलर नोड्स को। इसकी वैल्यू किसको शो करती है? एंगुलर नोड्स को। यानी कि एंगुलर नोड्स बराबर एल। तो सीधी सी बात है भाई, एल है तो एस जो ऑर्बिटल होंगे उसमें एंगुलर नोड कितनी होगी? 0 होगी। क्यों? क्योंकि सारे एस है, एस के लिए एल की वैल्यू क्या है? 0। कौन सा भी एस हो, 1s 2s 3s 4s 5s, कौन सा भी एस हो, सभी एस के लिए एल का मान तो क्या होगा? 0 होगा। सभी डी के लिए एल का मान क्या होगा? 1। सॉरी, सभी पी के लिए एल का मान 1 और सभी डी के लिए एल का मान 2। तो साफ बात है, सभी एस ऑर्बिटल में कोणीय नोड कितनी होगी? एंगुलर नोड 0। सभी पी ऑर्बिटल में एंगुलर नोड 1 और सभी डी ऑर्बिटल में एंगुलर नोड 2। अब देखो, सभी जो एस ऑर्बिटल है आपके सामने उसमें एंगुलर नोड 0। क्यों? क्योंकि एंगुलर नोड 0 तो होगी, क्योंकि एस तो कैसा तो गोलाकार होता है, स्फेरिकल होता है, तो उसमें इस टाइप का तो समतल बन ही नहीं पाएगा। वो 1s ले लो, 2s ले लो, 3s ले लो, 4s ले लो, तो किसी भी एस में इस प्रकार का समतल बन नहीं पाएगा, समतल एरिया होगा ही नहीं, ठीक है। तो साफ बात है उसमें कोणीय नोड क्या होगी? एंगुलर नोड क्या होगी? 0 होगी, ठीक है। तो सारे एस में 0 होगी। पी में क्या होगी? 1 होगी। क्यों पी में 1 क्यों होगी? ये देखो सिंपल सी बात ये है कि पी में 1 इसलिए होगा कि भाई पी होता है, इसमें जो पी जैसे कि इसमें क्या होती है? पाली होती है ऐसे, ठीक है, ऐसे लॉब्स होती है पाली। तो एक पाली इस साइड होती है, मैं आपके साथ डायग्राम भी शेयर कर दूंगा उसका, एक पाली से। तो यहां पर एक बनता है, तल बनता है ऐसे, ऐसे तल बनता है, ऐसे ऐसे तल, ठीक है। मैं आपके साथ वो डायग्राम शेयर कर दिया, देख लेना, ठीक है। ऐसा बनता है, तल बनता है। उसी प्रकार जब अपन डी में कितने 2 होते हैं तो डी वाला अपन ऐसे ही पढ़ते हैं, ऐसे होता है डी वाला। तो डी में ऐसे 2 तल बनते हैं, ठीक है। एक वाला तल ऐसे, एक वाला तल ऐसे, ठीक है। इसमें 2 तल बनते हैं, तो इसमें एक तल बनेगा, इसमें 2 तल बनते हैं, ठीक है। डायग्राम मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, वो देख लेना, ठीक है। वहां से आप समझ जाओगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो यानी कि सिंपल सी बात है, एंगुलर नोड का मान तो किसी बराबर होगा, अपने को एल पता होना चाहिए। यानी कि कोई भी एस दे दो, 1s 3s 3p, कोई सॉरी 3s 4s 5s 6x 7s, उसके लिए 0। p कोई सा भी p ले लो 1, d कोई सा भी d ले लो 3d 4d 5d 6d, उसके लिए 2। बात क्लियर? ये हो जाएगा एजीमुथल क्वांटम संख्या पर निर्भर करता है, यानी कि एंगुलर नोड, कोणीय नोड होगा। कोणीय नोड का मान क्या हो जाएगा? एल। अब देखो इंपॉर्टेंट पार्ट, अब टोटल नोड कितनी होगी? अब बात करते हैं कुल नोड की। तो देखो नोड कितनी प्रकार की? 2 प्रकार की, रेडियल और एंगुलर। तो रेडियल का फॉर्मूला होता है n - l - 1 और इस एंगुलर का होता है सिर्फ l। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो l से l कैंसिल, पीछे क्या रहेगा? n - 1, पीछे क्या रहेगा? n - 1, ठीक है। क्या रहेगा? n - 1। तो देखो टोटल नोड कितनी आएगी? टोटल नोड आएगी n - 1, n - 1। अब देखो फॉर एग्जांपल अपन बात करते हैं किसकी? 4d की। एग्जांपल के लिए अपन समझते हैं 4d को, इसको समझते हैं, 4d को देखते हैं, ठीक है। जब आप 4d की बात करोगे तो 4d में पहले तो आप बात करते हैं रेडियल की, रेडियल की, ठीक है। तो रेडियल देखो तो क्या होगा? n - l - 1 और जो एंगुलर होगा वो कितना होगा? एंगुलर की वैल्यू तो l के बराबर, तो n कितना है? 4, l कितना है? 2 1, यानी कि रेडियल कितनी निकल के आएगी? 1 आ गई, ठीक। उसी प्रकार जो एंगुलर है वो d है, यानी कि एंगुलर कितनी निकल के आएगी? 2 निकल के आ गई। तो टोटल कितनी हो गई? टोटल हो गई 3। टोटल कितनी होगी? 3। अब यही टोटल आप इनको अलग अलग नहीं निकाल के अगर एक ही फॉर्मूले से निकालते n - 1 से, तो इसके लिए n कितना है? n कितना? 4 - 1 बराबर 3। ये भी देखो टोटल निकल के आएगी, ठीक है। तो ये 3 कैसे हुआ? इस 3 में से 2 कौन सी एंगुलर है, एक क्या है? रेडियल है, ठीक है। बात क्लियर? चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये नोड वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नोड को लेकर कोई भी कहीं पर भी दिक्कत नहीं आने वाली। मैंने जितना पढ़ाया उतना सफिशिएंट है, बस इसको रिवाइज करते रहो और इसके संबंधित कोई भी सवाल वगैरह है तो वो आप सॉल्व करते रहो। मैं आपको जल्दी आप है ना इनकी प्रैक्टिस जो एररलेस है ऐप मिल जाएगी, मैं आपको बताऊंगा एक वीडियो में सब कुछ कैसे ऐप वगैरह डाउनलोड करने हैं, ठीक है। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन सभी के लिए आप एररलेस से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। या फिर आपके पास कोई भी दूसरा भी है मटेरियल, ठीक है, कहीं पे भी मतलब कुछ भी आपको मिले, ठीक है, किसी भी कोचिंग की भी कुछ चीज हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वहां से आप सॉल्व कर सकते हो,
ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट मैंने आपको सब कुछ समझा दिया। सॉल्व में मतलब क्या है, इसमें सवाल पूछा जाएगा, इसमें कोई बड़ी प्रैक्टिस वाला काम है ही नहीं, इसमें तो कोई खैर प्रैक्टिस मैटर नहीं करती इतनी, सिंपल सा फार्मूला है, फार्मूला थोड़ा सा मतलब ऐसे हो तो उसमें प्रैक्टिस मैटर करती है, इसमें कोई प्रैक्टिस मैटर नहीं करती, ठीक है। आप समझ गए, मतलब क्लियर है। फिर भी कोई सवाल मिले तो आप सॉल्व कर सकते हो इससे संबंधित, ठीक है। चलिए अब अपन आगे बढ़ेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी की तरफ अपन बढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिर उसमें मजा आएगा, आधुनिक आवर्त सारणी पढ़नी है, अभी और टाइम लगेगा चैप्टर में, लेकिन इस चैप्टर को अपन अच्छे से करेंगे क्लियर, उसके बाद सारे चैप्टर अपन फास्ट फास्ट खींचते चले जाएंगे, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बोर नहीं हो रहे हो और आपको पढ़ने में मजा आ रहा है, ठीक है। यही मैं, क्योंकि आपके मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत मुझे भी मजा आ रहा है कि आपको अच्छा लग रहा है, और इसी जर्नी को हम आगे बढ़ाएंगे, सिलेबस पूरा भी करना है आपने को। थैंक यू सो मच।